नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इसमें अभी तक हम लोगों ने कवर किया है पार्लियामेंट और पढ़ा है हम लोगों ने प्रेसिडेंट, और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया है न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। और आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो हायरार्की है भारत में, उसमें हाई कोर्ट आता है। तो हाई कोर्ट की बात करेंगे आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। मैंने आपको समझाया था हाई कोर्ट की लोकेशन क्या बनती है। तो सबसे ऊपर यानी टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, जैसे आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर सेशन कोर्ट, जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसके नीचे आपके और आ जाएंगे मुंसिफ की अदालत होगी और जो ग्रामीण अदालत होगी। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसके बीच में हाई कोर्ट की लोकेशन बनती है। तो भारत में जो एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के नीचे और सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। ओके, तो भारत में जो न्यायपालिका है उसमें एक जो उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। और अगर हम लोग राज्य के न्यायिक प्रशासन में अगर बात करें तो उच्च न्यायालय की जो स्थिति है वो टॉप पर होती है राज्य में। हालांकि वो राज्य के न्यायालय नहीं है, क्योंकि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को फॉलो किया गया है, जैसा कि आपको हम सुप्रीम कोर्ट में मैं बताया था और मैं बता चुका हूँ मतलब। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी मामले किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं बशर्ते कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि जो नीचे की अदालतें होती हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध ऊपर की अदालतों में अपील हो सकती है और फाइनली अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम लास्ट अपीलेट कोर्ट बोलते हैं, एपेक्स अपीलेट कोर्ट बोलते हैं इंडिया में इसको। शीर्ष अदालत है अपील की है। तो वो चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं। भारत में जो उच्च न्यायालय संस्था है इसके गठन की अगर हम लोग बात करें तो ये 1862 में पहली बार इनका गठन हुआ था। तो हाई कोर्ट के गठन की अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले ये इनका गठन कब हुआ था? 1862 में। 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यहाँ पर 3 जगह। कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यहाँ पर हाई कोर्ट का गठन हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये कलकत्ता है। कलकत्ता, ध्यान रखिएगा ये कुछ फैक्ट है आपको जानना जरूरी है। तो कलकत्ता सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और 1862 में ये 3 हाई कोर्ट एक साथ स्थापित हुए थे। क्लियर? चलो, अब हम लोग इसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सब फैक्ट हैं, आपको लिख लेने चाहिए। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ये भारत में चौथा हाई कोर्ट है। 3 ये हो गए और चौथा इलाहाबाद हाई कोर्ट है। क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे 4 हाई कोर्ट आ चुके हैं 1866 तक। तो 62 से शुरू हुए, 66 तक 4 हाई कोर्ट आ गए। फिर जैसे जैसे समय बीता तो ब्रिटिश इंडिया में प्रत्येक प्रांत का अपना एक उच्च न्यायालय बन गया धीरे धीरे कालक्रम में। और 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। तो जो प्रांत के न्यायालय बने थे वो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय हो गया। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट
तो उत्तर प्रदेश का ये उच्च न्यायालय हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उच्चतम उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का है या मध्य प्रदेश का है या केरला का है तो उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। उसके दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसीलिए भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। ये बातें हम आपको डिटेल में बता चुके पहले भी। हल्का हल्का इंट्रोडक्शन यहाँ पर देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर एक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। भारत में प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं और राज्य हैं हमारे पास 28, जबकि राज्य कितने हैं सब जानते हैं। राज्यों की संख्या राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी को अगर मिला लें तो 28 प्लस 8, तो यूनियन टेरिटरी उनको भी तो न्यायालय की जरूरत पड़ती होगी ना। तो संविधान में जो लिखा है वो भी आपको याद रखना है, लेकिन जो व्यवस्था प्रेजेंट टाइम में है उसको भी जरूर याद रखना है। तो संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, ऐसा लिखा है संविधान में। लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की अगर हम लोग बात करें तो ये इस अधिनियम को आपको याद रखना है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 1956। तो कॉन्स्टिट्यूशनल 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पार्लियामेंट को एक राइट दिया गया। वो राइट क्या है? राइट ये है कि पार्लियामेंट 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। फिर से एक बात आप सुनिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 7वां जो 1956 में बना था, तो इसमें संसद को पावर है, संसद को शक्ति है। क्या शक्ति है? ये 2 या अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरिटरीज के लिए साझा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कौन वो बॉडी है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या उसमें एक केंद्र शासित राज्य भी, मतलब एक नहीं, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों और यूनियन टेरिटरी का एक कंबाइंड हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। ऐसा पावर है किसको? पार्लियामेंट को। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को? तो आपको मैं बता चुका कौन सा है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। याद रखिएगा, इस अधिनियम को भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं और राज्य हैं 28 और 8 हैं यूनियन टेरिटरी। तो इसका मतलब है कि राज्यों की संख्या ज़्यादा है और हाई कोर्ट की संख्या कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसा राज्य होगा जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं होगा तो किसी दूसरे के हाई कोर्ट से काम चलाता होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, ये काम आपको एक बार कोई बुक आप जो भी पढ़ते हैं उससे आप देख लीजिएगा। तो भारत में 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है। ध्यान से समझिएगा, भारत में ये कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। भारत में 3 हाई कोर्ट
ऐसे हैं जिनका जो क्षेत्राधिकार है, जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है, एक से अधिक राज्यों तक है। मतलब वो अपना तो कारोबार देखते ही है और दूसरे राज्य का भी मामला निपटाते हैं। ये बात आपको यहाँ पर, अब आपके लिए एक होमवर्क है, वो 3 हाई कोर्ट कौन है, ये बात आपको पता करनी है। दूसरा फैक्ट यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी, यूटी में 3 ऐसे यूटी हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक तो दिल्ली है, दिल्ली, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख। तो ये जो जम्मू और कश्मीर 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका हाई कोर्ट कॉमन है, कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट, और दिल्ली इसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है। तो ये बात आपको याद रखना है, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। ये क्वेश्चन पहले बनता था कि वो कौन सा एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है। तो उस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी नहीं थे, तब आंसर हम दिल्ली ही लगाते थे। अब तो भारत में ऐसे 3 राज्य हैं, सॉरी यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है। एक हो गया दिल्ली और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख का सेपरेट नहीं है, वो कॉमन है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। क्लियर? तो जो अब हमारे पास 5 यूनियन टेरिटरीज और बचे, तो इसका मतलब 5 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका अपना हाई कोर्ट है नहीं। तो वो कैसे काम चलाते होंगे? तो वो काम चलाते होंगे जो विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट है ना, उनसे ये 5 यूनियन टेरिटरी अपना काम चला लेते हैं। ओके, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है कि अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है उसका हाई कोर्ट अपना तो है नहीं, तो वो किस हाई कोर्ट से काम चलाता है, कौन से राज्य के हाई कोर्ट के दायरे में वो आता है। जैसे लक्षद्वीप, इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो वो किस हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है, ये बात आपको याद करनी है, ये आपको पता करनी है। क्लियर? चलो, तो बेसिकली अभी हम लोग कुछ फैक्ट पर ही चर्चा कर रहे हैं अभी, चूँकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और हमें जानना भी ज़रूरी है। अब जैसे पार्लियामेंट है, अगर एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, तो किसी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में, मतलब जैसे कोई हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत, ध्यान समझना, जैसे मान लो कोई स्टेट का हाई कोर्ट है, किसी स्टेट का हाई कोर्ट, तो इसमें किसी यूनियन टेरिटरी को शामिल कर सकती है कि भाई इस यूनियन टेरिटरी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो संसद क्या करेगी कि भाई डिसाइड कर देगी कि तुम्हारा काम इस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट देख लेगा। तो अगर ये किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल कर सकती है, तो उसे वहाँ से बाहर भी कर सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सब काम कौन करता है? पार्लियामेंट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें इस हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ पर है ना, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 और आर्टिकल 214 से लेकर 241, आर्टिकल 214 से लेकर 214 से लेकर 231 तक, यहाँ पर हाई कोर्ट का प्रोविज़न आपको मिलेगा इन आर्टिकल्स में। तो ये भी थोड़े से फैक्ट हैं, ये जरूर याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हाई कोर्ट की संरचना कैसी होती है। हाई कोर्ट में कितने मतलब न्यायाधीश होते हैं, तो इस तरह की संरचना यहाँ पर हमें समझनी है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई।
संरचना, हाई कोर्ट की संरचना। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की संरचना पढ़ी थी वैसे यहाँ भी देखेंगे। तो हाई कोर्ट में एक तो 1 सीजे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस होगा, और प्लस अन्य न्यायाधीश प्लस अदर। तो ये जो अन्य न्यायाधीश होंगे ये कितने होंगे, मुद्दा यहाँ पर फंसता है। तो हर एक हाई कोर्ट में ये संख्या अलग अलग होती है। पहली बात तो आप दिमाग में इसको रखें, अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग संख्या इनकी होती है। तो ये अदर कितने होंगे इसे डिसाइड कौन करने वाला है, तो इन्हें डिसाइड करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित होगा। तो कितने अन्य न्यायाधीश होंगे इसका डिसीजन कौन देगा, प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। मैंने क्या बोला, आवश्यकता अनुसार। तो जितनी आवश्यकता होगी उसकी आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति से नियुक्त कर देंगे। तो इस तरह से संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई विशेष तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी राइट है। अपनी बुद्धि विवेक से सोच लेगा कि कितने अदर न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, तो काम के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं इसके कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या को डिसाइड करते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति होती है, हम लोग हाई कोर्ट में देख लेते हैं। तो नियुक्ति हाई कोर्ट में, अच्छा, जो न्यायाधीश हैं इनको बेसिकली हम लोग न्यायमूर्ति कहते हैं, जस्टिस, जैसे बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे किसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा तो उसमें भी जो सीजे होंगे, चीफ जस्टिस, जजेज नहीं कहते हैं, न्यायमूर्ति कहते हैं हिंदी में इनको। और लेकिन हाई कोर्ट के नीचे के जो अदालतें हैं उनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनको जजेज बोलते हैं, उनको न्यायमूर्ति नहीं कहते हैं। तो ये बात भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो नियुक्ति के बारे में हम लोग, तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो नियुक्ति में किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, पहला फैक्ट। कहीं पर आप ये मत सोच लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तो हाई कोर्ट में राज्यपाल नियुक्त करेंगे। बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट फर्जी का मत लगाइएगा। तो भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इसलिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। और जो अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, अब यहाँ पर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना, सीजे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति की बात करें और अदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें अलग अलग देखनी पड़ेंगी। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के
एडवाइस से करेंगे। अब इसको यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से। तो CJI की नियुक्ति तो करेंगे तो राष्ट्रपति, बट किसकी एडवाइस से। तो परामर्श यहाँ पर किसका होगा, तो परामर्श यहाँ पर किससे लेंगे, ये बात जाननी बेहद ज़रूरी है। तो एक तो परामर्श में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, कंसर्न स्टेट, संबंधित राज्य के राज्यपाल से एडवाइस लेनी पड़ेगी। ये तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति के बारे में। अगर यहीं पर चीफ जस्टिस की जगह पर अदर जजेस की जो न्यायाधीश है उनकी बात करें, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो परामर्श लेंगे राष्ट्रपति महोदय, वो परामर्श किससे किससे लेंगे, तो परामर्श में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो शामिल होंगे और गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट भी शामिल होंगे, प्लस उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी परामर्श में शामिल होंगे। तो इसमें परामर्श में कौन कौन शामिल होगा, CJI प्लस गवर्नर और प्लस CJ ऑफ स्टेट। तो ये यहाँ पर परामर्श में शामिल हो जाएंगे। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अभी इसमें और भी बातें हैं, इतना तो समझ में आया ना। फिर इसके बाद यहाँ पर जो जजेज केस हमने आपको पढ़ाए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या कहते हैं। तो जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सेकेंड जजेज जो इसका केस था, सेकेंड जजेज केस 1993 में 1993, और इसमें क्या बोला कि जो परामर्श है वो मानना जरूरी है। बिना इनके परामर्श के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो राय के अनुरूप ही करना होगा, यानी परामर्श जरूरी है, परामर्श जरूरी है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, तो फिर परामर्श लेना पड़ेगा किससे। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो CJI प्लस गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं वहां पर तो CJI गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट। ये यहाँ पर तो इनकी जो एडवाइस है वो मानना जरूरी है। फिर इसके बाद जो तीसरा जजेज केस आता है, थर्ड जजेज केस, ये बहुत जरूरी है UPSC के लिए। थर्ड जजेज केस कब आया, 1998 में। तो ये जो जजेज केस है इसमें आप परिचित हो पहले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो तीसरा जो जज केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, बहुत ध्यान से समझना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। बहुत ध्यान समझना। इसका मतलब हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में परामर्श में क्या क्या होगा, देखो अब समझो। एक तो CJI होंगे प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और इसको हम बंद कर रहे हैं एक इस ब्रैकेट में, और प्लस अब वही होंगे गवर्नर और
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, बाकी वही होंगे। इसका मतलब अभी यहाँ पर क्या था, केवल सीजेआई था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से तो परामर्श लेना ही है, लेकिन अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श नहीं लेना है। तो तीसरा जो जजेज केस है उसमें क्या कहा, जब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेज। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस नहीं देगा, है ना। सीजेआई को पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेज से एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो उनसे परामर्श करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति में अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का भी इन्हें परामर्श पहले लेना पड़ेगा। अब और अच्छे से समझ लो भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ लिया गया केवल, लेकिन अब जो तीसरा जजेज केस है 1998 का, उसमें कहा गया कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं पूछना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लेंगे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे। इसका मतलब हुआ कि हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति में केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय मानना जरूरी नहीं है, इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस का भी परामर्श लेना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले और फिर राष्ट्रपति को वो एडवाइस करेंगे। क्लियर। तो ये एक प्रकार का कॉलेजियम है ना, ये क्या है भैया, ये तो कॉलेजियम ही तो है ना। ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो भारत में न्यायाधीशों की, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनके कॉलेजियम के एडवाइस से राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। कॉलेजियम में कौन शामिल होता है ये जानना बेहद जरूरी था। चलो अब हम लोग और थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो नियुक्ति तो हो गई भाई। अब आप याद करो, जब हमने सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाया था तो इसमें एक थोड़ा सा विवाद हुआ था कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और उसकी जगह पर एनजेक, याद करो, एनजेक का गठन किया गया था। एनजेक, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो कहा गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम, इसको ख़त्म किया जाए और उसकी जगह में एनजेक की एडवाइस ली जाए। तो इसके लिए 99वां संविधान संशोधन हुआ 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बना 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को हटाया गया और एनजेक उसकी जगह पर काम करेगा, यह प्रावधान किया गया। बट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि अगर एनजेक राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि किसे नियुक्त करना है न्यायाधीश के रूप में, तो ये न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा, और न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने का राइट है नहीं। तो ये असंवैधानिक मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम आया उसके तहत जो एनजेक की स्थापना की बात कही गई, इसे खत्म कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि आज की डेट में कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसमें जजेस की नियुक्ति की जाती है, और मतलब वर्तमान में यही है। तो ये जरूर बात आप अपने दिमाग में बिठाएंगे, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, और मतलब बुक पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है।
और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, नियुक्ति तो हो गई, अब हम लोग इनकी योग्यताओं की बात करें, फिर इनकी शपथ की बात करें, फिर इनके सैलरी की बात करें, है ना। बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें करनी है, लेकिन 1 मिनट में आपको देख लेता हूँ कि फ्रेम में आ रही हैं सारी चीज़ें। गुड, ओके, चलो। तो योग्यताएं बात कर लेते हैं भी। योग्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, योग्यता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूपीएससी पूछता है प्रीलिम में, मेंस में भी, और पीसीएस भी पूछता है। तो इसके लिए मुख्य तौर पर 2 योग्यताओं की बात कही गई है भाई। पहली योग्यता की बात कही गई है कि भारत का नागरिक हो, वो तो कॉमन सी बात है, भारत का नागरिक हो। अब यही किसी को ना पता हो तो फिर हम कुछ उसके लिए कह नहीं सकते हैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। अगर यही कोई गलत कर दे कि भारत का न्याय मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड है। दूसरी जो योग्यता है वो इसमें 2 बातें कही गई हैं। तो इसमें पहली बात जो कही गई है वो ये कहा गया है कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। उसे भारत की न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। मैं अलग से इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं ऐसे करके, 10 वर्ष का अनुभव हो। न्यायिक कार्य का मतलब क्या हुआ, वो कहीं जज रहा हो, जज के रूप में काम किया हो। और दूसरी बात इसमें अथवा करके, और अथवा उच्च न्यायालय, मतलब 2 या 2 मतलब 1 या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट यानी अधिवक्ता रहा हो। न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय, यहां पर आप लिखो उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो, क्लियर। तो भारत का नागरिक हो, और 2 में जो हमने दूसरी योग्यता बताई उसमें 2 बताएं, इनमें से कोई एक हो। ये दोनों होना जरूरी नहीं, दोनों हो तो बहुत ही अच्छा है ना, लेकिन दोनों होना जरूरी नहीं। अब याद करो, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था कि न्यायिक कार्य के रूप में उसको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, क्लियर। और हमने आपको उसमें एक और बताया था, इसमें 3 बातें थी उसमें। वहां पर एक हमने सी बात भी बताई थी कि राष्ट्रपति की नज़रों में वो पारंगत विधिवेत्ता हो, लेकिन यहाँ पर वो योग्यता मान्य नहीं होती। बस यहाँ पर इतना ही है। तो इसको आप नोट में लिख सकते हो कि संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, है ना, प्रख्यात न्यायविद हो ये जरूरी नहीं है, मतलब इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी हमने आपको बताया था, कोई न्यूनतम सीमा यहाँ नहीं होती है। तो ये योग्यताएं जरूर आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हमारे न्यायमूर्ति होते हैं उनकी योग्यताओं में क्या अंतर है, ये जरूर आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। हम लोग बात करते हैं शपथ, ओथ, शपथ प्रतिज्ञा। तो आपको हमने बताया था कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 है उसमें इनके शपथ का प्रावधान है, उसका प्रारूप है, उसका ड्राफ्ट है। तो किसकी शपथ लेते हैं, ये शपथ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट के जज उनका होता है न्यायमूर्ति का, तो जस्टिस का जो होता है, और वही बिल्कुल हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो मतलब न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायाधीश होते हैं,
सेम फॉर्मेट होता है शपथ का। अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शपथ इन्हें दिलाएगा कौन, बस यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, या राष्ट्रपति जिन्हें अथॉरिटी दे दे वो व्यक्ति भी उन्हें शपथ दिला सकता है। लेकिन हाईकोर्ट में शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, बट शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य का जो गवर्नर है। तो राज्यपाल द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा। वो कौन सा व्यक्ति होगा? जिसे इस काम की अथॉरिटी दी गई हो। क्लियर? तो किसी व्यक्ति द्वारा जिसे ऑथराइज्ड किया गया हो, ऑथराइज्ड किया गया हो, तो ये इसे शपथ दिलाते हैं। अब शपथ का फॉर्मेट क्या है? तो शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है, वही फॉर्मेट है। तो इसका शपथ का प्रारूप, तो प्रारूप बिल्कुल वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का था, और वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में बता चुका हूँ। मैं बस ऐसे ही आपको ओरली बोल देता हूँ, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। कहता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो क्या कसम खाई, क्या शपथ ली? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, एक बात। दूसरी बात, भारत की प्रभुता यानी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, मतलब उसमें कोई आंच नहीं आने दूंगा। यानी भारत का जो संप्रभुता है उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और ना ही भारत में जो अखंडता की बात कही गई है उसमें भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तीसरा फॉर्मेट में जो तीसरी बात है, तीसरी बात क्या है कि हम अपने बुद्धि विवेक से, अपने पूरी योग्यता से, पूरे श्रद्धापूर्वक और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग और द्वेष के अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। इस फॉर्मेट में चौथी बात, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखूंगा। संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखूंगा। तो ये शपथ के फॉर्मेट में 4 बातें हैं, इनको आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है यूपीएससी पीटी में, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा या कह देगा कि ये जो शपथ का फॉर्मेट है ये किसका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी है और हाई कोर्ट में भी जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए भी है, सेम फॉर्मेट है। अब बात कर लेते हैं इनके सैलरी वगैरह की। वेतन तो चूंकि काम करेंगे तो वेतन तो इन्हें दिया जाएगा ना। वेतन कितना मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये यहां पर आपको जानना बेहद जरूरी है। तो वेतन का डिसाइड कौन करेगा भाई? क्या राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे? जी नहीं, राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करेंगे, इनके वेतन को डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो बच्चों ये जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा यूपीएससी है वो इसी तरीके से पूछता है, फैक्ट नहीं पूछने वाला है वो। क्लियर? अब इनको जो वेतन डिसाइड कर दिया गया तो फिर उसमें कमी नहीं होगी, उसमें कटौती नहीं होगी। हाँ, सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो देश में तो फिर इनका वेतन कट किया जा सकता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस क्यों ना हो। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और वैसे फिर इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। क्लियर हो रही बातें? दूसरी बात, इनका वेतन इस समय है कितना?
तो 2018 में इसमें वेतन में सुधार किया गया था। और इस समय जो हम पूरे एक साथ बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी बता देते हैं और हाई कोर्ट के लिए भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें 2,80,000 मिलता है, 2,80,000 मिलता है, 2.8 लाख पर मंथ, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में अदर जजेज हैं, अदर्स, उनको मिलता है 2.5 लाख पर मंथ। और हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, इनको सैलरी मिलती है 2.5 लाख पर मंथ। ठीक ठाक सैलरी है, कम नहीं है। और जो अदर न्यायाधीश हैं, अदर, उनको मिलता है 2.28 लाख पर मंथ। तो ये इनकी सैलरी है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2018 में इसे ये डिसाइड किया गया। पूछेगा नहीं, ऐसा पूछता नहीं कितना मिलता है। कौन डिसाइड करता है? जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वही पूछी जाती हैं। तो ये तो सिर्फ आपकी एक जानकारी के लिए हमने बता दिया कि इन्हें कितना मिलता है। अब इनको और क्या क्या मिलता है? भत्ता मिलता है, निःशुल्क आवास मिलता है, अन्य सुविधाएं जैसे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं, और व्हीकल फैसिलिटी मिलती है, कार, टेलीफोन, ये सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। और जब ये सेवानिवृत्ति यानी रिटायर हो जाते हैं तो इनको अंतिम महीने में जो सैलरी मिलती है उसका 50% पेंशन दिया जाता है पर मंथ। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं इनके कार्यकाल की, इनके निष्कासन की, इनके स्थानांतरण की। क्लियर? तो कार्यकाल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। टेन्योर, तो एक बार अगर इन्हें नियुक्त कर दिया गया तो फिर ये कितने दिनों तक कार्य करेंगे? तो पहली बात आप दिमाग में याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। याद रखना, कार्यकाल नहीं निर्धारित है, यानी फिक्स नहीं है। क्या 4 साल है, क्या 5 साल है, कि 6 साल है, ऐसा कोई भी डिसीजन, मतलब कोई भी डिसाइड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, इसके बारे में कुछ प्रावधान जरूर किए गए हैं। तो कार्यकाल के बारे में कुछ प्रावधान के बारे में कुछ प्रावधान। अब वो प्रावधान क्या है? तो नंबर 1, पहला ये बोला कि 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा। कितने दिनों तक पद पर बने रहेंगे? 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। तो 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। फिर इसके बाद फिर इनका दिमाग उतना तेज नहीं चल पाएगा और फिर ये डिसीजन देने में गड़बड़ी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैक्सिमम एज का बाउंडेशन लगा दिया है। तो अगर किसी का 60 साल में अपॉइंटमेंट हुआ तो 2 साल तक काम करेगा, किसी का 61 साल में अपॉइंटमेंट हुआ तो वो 1 साल काम करेगा, और किसी का अगर 55 साल में अपॉइंटमेंट हुआ तो उसको बहुत टाइम मिल जाएगा जज के रूप में काम करने के लिए। क्लियर? अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप यहाँ पर नोट में उस बात को डाल सकते हो, ये बात आप यहाँ पर नोट में लिखोगे कि अगर आयु संबंधी कोई किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय कौन देगा? तो आयु संबंधी यदि कोई प्रश्न राइज होता है, मतलब राइज होता है, उठता है, खड़ा होता है, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उसे डिसाइड करेंगे, और राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हो, एज संबंधी कोई प्रश्न, एज रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अगर एज रिलेटेड अगर क्वेश्चन उठता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। समाधान राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति जो है वो, हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश से एडवाइस जरूर ले लेंगे।
सीजेआई की परामर्श से, सीजेआई के परामर्श से। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा यहाँ पर, ये भी बात आपको लिखनी है। बट लेकिन राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नोट, एज संबंधी डिसीजन कौन देगा, अगर कोई प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है तो कार्यकाल में एक बात आपने यहाँ पर देखी कि 62 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा। दूसरी बात जो यहाँ पर आपको देखनी है, ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे प्रावधान किया गया है कि ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि ये राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं दे देते, यानी राष्ट्रपति को इस्तीफा देने तक, इस्तीफा सौंपने तक अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर? तो दो बातें यहां पर। तीसरी बात, अब जब तक कि इसे मतलब इन्हें पद से हटा ना दिया जाए, तो हटाया कैसे जाता है? संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति इनके हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। तो तीसरी जो यहाँ पर प्रावधान है मैं यही लिख देता हूँ, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि इन्हें पद से हटा ना दिया जाए, जब तक पद से हटा ना दिया जाए। और चौथी बात, ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के जज को, ध्यान समझना, हाई कोर्ट के जज को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट से हट के वो कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो पद खाली हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट में भी बने रहें और सुप्रीम कोर्ट में भी बने रहें। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो फिर जिस हाई कोर्ट से इनको हटाया जाएगा तो वो पद खाली हो जाएगा। तो तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि इन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ना किया जाए या इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट ना कर दिया जाए, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर हो रही सारी बातें? चलो और आगे बढ़ते हैं। लिख लेना ये जो चौथी बात यहाँ पर कही गई। अब इनको हटाएंगे कैसे? तो रिमूवल ऑफ, मतलब जो हमारे जजेज हैं हाई कोर्ट के, उनको कैसे रिमूव करेंगे? तो न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों को हटाना। तो हटाने का सेम आधार और प्रक्रिया, मतलब जो हटाने का आधार और प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए थी, सेम वही इनके लिए है, कुछ भी बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग शब्द यूज नहीं किया गया, महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी है। तो आपको हमने पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का आधार क्या? ग्राउंड, हटाने का आधार। तो आधार में दो ही बातें आपको बताई थी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड जब इनकेपेबल हो जाए वो, दो बातें। तो सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, और दूसरा अक्षमता, इसके आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो जो हमें आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था वही प्रक्रिया। तो संसद में इनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाना होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी वही था बिल्कुल। तो संसद में हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद के किस सदन में लाया जाएगा? किसी भी सदन में। राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी। लेकिन अगर राज्यसभा में लाएंगे तो 50 सदस्यों के उसमें पहले हस्ताक्षर होने चाहिए, और अगर लोकसभा में लाएंगे तो वहाँ भी 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर वो सौंप दिया जाता है किसे? अध्यक्ष को या सभापति को। फिर उसकी जांच करने के लिए कि
जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि 2 आरोप हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, ये सही बात है कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए वो कमेटी का गठन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इनके हटाए जाने का जो प्रस्ताव लाया जाए वो पीठासीन अधिकारी स्वीकार ही कर ले, उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसका मतलब है इनको हटाने का जो तरीका है वो इतना आसान नहीं। फिर जो पीठासीन अधिकारी है, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है सिद्ध कदाचार या अक्षमता, इसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाएंगे। और उस कमेटी में कौन कौन होता है, तो उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं उसमें। दूसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है। और एक प्रख्यात न्यायविद, कानून का पंडित उसमें होना चाहिए। फिर वो कमेटी अगर कह देती है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सही है, तब फिर संसद के दोनों सदनों में टोटल का 50% + 1 और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। और फिर दोनों सदनों से अलग अलग पास हो, और अगर पास हो गया तब राष्ट्रपति उन्हें हटाए जाने का आदेश दे देंगे और तब वो हट जाएंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना इतना आसान नहीं है। आज तक किसी को नहीं हटाया गया, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत टफ है और हटाए जाने की प्रक्रिया इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, कुछ जजेज हैं जिनके खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन वो पूरी ही नहीं हो पाई। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके जजेज को अपने पद से हटने का डर नहीं रहता है। उनको ये नहीं रहता है कि हमें कोई हटा देगा। हटाना इतना मुश्किल काम है कि मतलब आसानी से नहीं हटा सकते। क्लियर? तो इस तरीके से हटाए जाने का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर हमने बता दिया। अब अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ा ही दिया था, वो प्रक्रिया पढ़ लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब इनके हम लोग ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण कैसे होगा? अब कहाँ स्थानांतरण होगा? जैसे मान लो एक हाई कोर्ट ये है, हाँ, एक हाई कोर्ट ये है और एक हाई कोर्ट यहाँ पर दूसरा है। मान लो ये यूपी हाई कोर्ट है, ये एमपी हाई कोर्ट है। तो इसमें ट्रांसफ़र कैसे होगा? मतलब यहाँ का जो जज होगा यहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या यहाँ वाले को यहाँ किया जा सकता है। तो स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो क्या है? इनका स्थानांतरण क्या इनको दंडित करने के लिए किया जाता है जजेस को? जैसे हम लोग अधिकारी नहीं होते हैं, IAS जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अधिकारियों को हमेशा एक डर रहता है कि अगर कोई राजनेता हमसे नाराज़ हो गया तो हमारा तबादला करा देगा वो। और जो IAS ऑफिसर होते हैं तो कहते हैं तबादला ही कराएगा और क्या करा पाएगा, तो तबादला करा देते हैं वो। तो वो बोरिया बिस्तर बेचारे हमेशा बांध के रखते हैं कि कब किस दिन हमें यहाँ से भगा न दिया जाए। लेकिन तो वो एक प्रकार का दंड होता है। जैसे कोई राजनेता नाराज़ हो गया और कह दिया कि अब की बार तुम्हारा ट्रांसफ़र इसी करा देंगे, बिल्कुल जंगल वाले एरिया, अंडमान भेज देंगे, है ना, मतलब ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पर तुम्हें नौकरी करना बड़ा टफ हो जाएगा, नक्सलाइट एरिया में भेज देंगे। यानी पनिशमेंट करने के लिए उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है बहुत बार। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र पनिशमेंट देने के लिए नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए, कि अगर भाई इस जज की ज़रूरत है यहाँ पर तो ऐसी स्थिति में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना कि उनको दंडित करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब स्थानांतरण करेगा कौन? तो स्थानांतरण करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन क्या राष्ट्रपति अकेले इसका ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद। तो
परामर्श किससे लिया जाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो परामर्श किससे लिया जाएगा? राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लिया और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। अब बात यहाँ पर और समझनी है कि जैसे मान लो कि अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, तो अगर मान लो कि मनमानी तरीके से कर दिया गया तो इनके द्वारा जो ट्रांसफर किया जाता है राष्ट्रपति के महोदय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि अगर मान लीजिए पनिशमेंट के इरादे से ट्रांसफ़र किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी जांच बढ़ जाएगी, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन यूपीएससी में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा कि जब हाई कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति ट्रांसफ़र करते हैं तो ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर आता है, नहीं, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ये बात आपको याद रखना है। तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन तब ऐसा हो सकता है जिस न्यायाधीश का ट्रांसफर किया वो यदि इस मामले की चुनौती दे कि हमें गलत तरीके से मेरा ट्रांसफर किया गया है, तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये 1994 से व्यवस्था की गई है। जब स्थानांतरण होता है जज का तो वेतन के अतिरिक्त और भी इन्हें भत्ते वगैरह दिए जाते हैं जो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित किए जाएं, वो इन्हें प्रतिपूरक भत्ते ट्रांसफ़र के दौरान जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी दिए जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा उसे डिसाइड किया जाता है। क्लियर? जो थर्ड जजेस केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, ध्यान से समझो, थर्ड जजेस केस क्या है ट्रांसफर के मामले में, और ध्यान समझना, ये जो परामर्श था सीजेआई का, अब देखो थर्ड जजेस केस कब आया? 1998 में। अब तक याद हो गया होगा। तो इसमें जानते हो किससे किससे परामर्श लेना है? परामर्श किससे किससे लेना है ये बात यहाँ आपको समझनी। एक तो सीजेआई से प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज। तो ये 4 जजेज यहाँ पर होंगे और वो भी कैसे होंगे? सीनियर मोस्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेज, इनसे परामर्श लेना हो, यानी इन दोनों से तो लेना ही, सीजीआई से तो लेना ही है, और 4 और सीनियर मोस्ट जजेज से भी परामर्श लेना होगा, प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनसे भी लेना होगा परामर्श। ये 2 कौन होंगे? एक वो न्यायालय जहां से ट्रांसफर किया गया है और एक वो न्यायालय जहां ट्रांसफर किया गया है। तो जहां से और जहां पर, मतलब उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जहां से ट्रांसफर किया गया है और उस स्टेट के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से जहां पर ट्रांसफर किया गया है। तो कुल मिलाकर ट्रांसफर में आज का प्रावधान क्या है? कितने लोगों से लेना है? 4, 1, 5, 2, 7 लोगों से परामर्श लेकर ही ट्रांसफर होगा। इतने आसानी से ट्रांसफर नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के
मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अकेले ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ट्रांसफ़र होने के लिए 7 लोगों का यहाँ पर परामर्श लेना ज़रूरी होता है। क्लियर हो गई? तो ट्रांसफ़र भी इतने आसानी से नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो हमारी न्यायपालिका है उसको काफ़ी स्वतंत्र बनाया गया है। न्यायपालिका के जो सदस्य हैं, जो जजेज हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पद से हटा दिया जाएगा, या डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनको पनिशमेंट के लिए उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर पनिशमेंट के उद्देश्य से ट्रांसफ़र किया गया तो यदि वो जज चुनौती दे तो सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू में ले लेगा। और ट्रांसफ़र करने में पहले केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेकर किया जाता था, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि केवल सीजीआई के परामर्श से ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें 6 लोग और शामिल होंगे, यानी टोटल 7 लोगों के परामर्श से ट्रांसफ़र होगा। तो इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं वो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा और क्लास हमारा लगभग 1 घंटे हो चुका है। तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, इसका जो बचा हुआ भाग है उसमें पढ़ेंगे।